नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के नए एपिसोड में। मैं हूं ऐश्वर्या कपूर। एशियन साइंस कैंप 2016 और नासा स्पेस वर्ल्ड बाउंड प्रोग्राम के अलावा आज के अंक में खास है हवा से पानी विकसित करने की तकनीक। इसके अलावा चर्चा करेंगे निःशक्त खिलाड़ियों के लिए आयोजित खेल की। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में आयोजित हुआ 10वां एशियन साइंस कैंप 2016। लेह लद्दाख से वापस लौटा वैज्ञानिकों का दल, जुटाई महत्वपूर्ण जानकारियां। विज्ञान के प्रसार के लिए वर्कशॉप का आयोजन, छात्रों ने सीखा सोलर और रेडियो किट बनाना। इंजीनियरिंग के छात्र ने विकसित की अनोखी तकनीक, हवा से बनाया जा सकता है पानी। और खोज खबर में चर्चा करेंगे निःशक्त खिलाड़ियों के खेल की, जानेंगे किस तकनीक का करते हैं इस्तेमाल। और अब खबरें विस्तार से। छात्रों और वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से हाल ही में 10वें एशियन साइंस कैंप का आयोजन किया गया। बेंगलुरु में आयोजित इस कार्यक्रम में दुनिया भर के जाने माने वैज्ञानिकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए और साथ ही छात्रों से अपने अनुभव भी साझा किए। वहीं युवा छात्रों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और क्या खास रहा इस साइंस कैंप में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक अद्भुत समारोह जिसमें दुनिया के नामी गिरामी वैज्ञानिकों ने अपने ज्ञान की ज्योति फैलाई। अपने तजुर्बों से युवा और उत्साही विज्ञान प्रेमियों को सराबोर कर दिया। ये था 10वां एशियन साइंस कैंप। 21 अगस्त से 27 अगस्त तक भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में चले समारोह में विज्ञान प्रेमियों की अलग अलग पीढ़ियां एक मंच पर थीं, जिनमें नोबेल पुरस्कार विजेता भी शामिल थे। हफ्ते भर चले समारोह की शुरुआत 21 अगस्त को डॉक्टर आर चिदम्बरम के उद्घाटन भाषण से हुई। अगले दिन यानी 22 अगस्त को प्रोफेसर CNR राव ने अपने स्वागत भाषण में युवाओं को विश्व समुदाय की बेहतरी के लिए विज्ञान के इस्तेमाल का आह्वान किया। Just to have an opportunity to meet not only people from your own country, from other country, not even that, to hopefully have a chance where some ignition occurs. I can tell you some of the biggest stories of science I heard of great scientists. I find that their lives were really ignited by science on one occasion, by meeting somebody, by listening to somebody, one lecture here or there, something like that. In my own life, I can tell you, I am now 83 years old. When I was very young, I was 11 years old, when I first listened to Professor C.V. Raman in Bangalore. I will never forget it in my life. He came to our school and gave this lecture with so much spirit. My God, when I saw him, my God, I thought I must be like that. Well, of course, I will never be like that. He was such a great man. But the question is, the bug of science, the virus of science attacked me very severely. समारोह में 22 देशों के करीब 200 छात्रों ने हिस्सा लिया, जिनमें भारत के 40 छात्र और विज्ञान की अलग अलग शाखाओं के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 40 वैज्ञानिक भी शामिल थे। India is organizing this Asian Science Camp second time in IISc Bangalore, and this program is supported by Department of Science and Technology. And so we started this camp with 23 countries, inviting 23 countries in India, and there are a total of 220 participants and almost 40 teachers have come. So with these participants, we are conducting various activities which involves plenary lectures, camps and the dialogue sessions. So the motive of conducting or the structuring these sessions like this is to develop the interaction between the speakers as well as the students. समारोह में कई ज्ञानवर्धक सत्र हुए, जिनमें छात्रों को विज्ञान जगत की नामी गिरामी हस्तियों से बात कर अपनी दिली उत्सुकताएं शांत करने का मौका मिला। कुल मिलाकर 10वां एशियन साइंस समारोह नई पीढ़ी को विज्ञान के नए आयामों से रूबरू कराने, युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा छात्रों में आपसी समन्वय बढ़ाने में काफी कारगर रहा। I'm in the India for the first time, and I'm for the first time in Asian Science Camp, and I've been there for 3 days, but I like it very much because it's a new experience for me. India is a very exotic country, and I've never met such a great scientist. It's a great ability because now I feel like I know what is science about, how to make experiments, and I understand better what I want to do in my future. इस दौरान छात्रों ने पोस्टर प्रेजेंटेशन, लेबोरेटरी विजिट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सैर सपाटे जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए। मंगल जैसे ग्रहों की कठिन परिस्थितियों को पृथ्वी पर समझने के लिए नासा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत भारत समेत विभिन्न देशों के 31 वैज्ञानिक हाल ही में लेह लद्दाख से शोध कर वापस लौटे हैं। वैज्ञानिकों ने लेह लद्दाख से कई सैंपल और महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठी की हैं। इन जानकारियों के आधार पर वैज्ञानिक ये जानने का प्रयास करेंगे कि दूसरे ग्रहों पर अगर जीवन होगा तो कैसा होगा। लद्दाख की विषम परिस्थितियों में वैज्ञानिक शोध करने वाली टीम दोगुने उत्साह के साथ वापस आ चुकी है। 31 सदस्यों वाली इस अंतर्राष्ट्रीय टीम के लिए 9 अगस्त से 19 अगस्त तक लद्दाख में कार्यशाला आयोजित की गई थी। लद्दाख से वापसी के बाद विषम परिस्थितियों में काम करने के बावजूद टीम का चेहरा खिला हुआ है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक वैज्ञानिकों के दल को मुख्य रूप से अंतरिक्ष में जीव विज्ञान से जुड़े प्रयोग करने थे। इसके लिए शोधकर्ता समुद्र तल से 5,359 मीटर की ऊंचाई तक गए और खारदुंगला और तांगला दर्रों से अल्ट्रावायलेट प्रतिरोधी माइक्रोब्स के सैंपल इकट्ठा किए। शोधकर्ता अपने साथ पैनामिक, चूमाथांग और पूगा घाटी में गर्म पानी के स्रोतों से जल के नमूने लाए हैं। प्रयोगशाला में इस पानी की भू रसायन और बेहद ज्यादा ठंडे मौसम में भी गर्म रहने से पैदा स्थितियों की जांच की जाएगी। शोधकर्ताओं ने प्राचीन खलसर और चोकर झील से भी पानी का नमूना इकट्ठा किया है। टीम के कार्यक्रम में लद्दाख के छात्रों के बीच विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना भी शामिल था। इस मकसद से टीम के सदस्यों ने सेकमोई लेह हायर सेकेंडरी स्कूल सुमुर, नोमैडिक रेजिडेंशियल स्कूल पूगा, रंगदम मिडिल स्कूल लेह के छात्रों से मुलाकात की और उन्हें विज्ञान पढ़ने के लिए प्रेरित किया। शोधकर्ताओं के अध्ययन में कठोर चट्टानों के ऊपरी आवरण की जानकारी हासिल करना भी शामिल था। बालू से जमकर पत्थर बनी इस सतह को रिगोलिथ कहते हैं। 5 टोलियों में बटी टीम ने मंगल ग्रह में इस्तेमाल के लिए खुंडर में ठंडे रेगिस्तानी टीलों पर रोवर तकनीकी का भी प्रयोग किया। इस तकनीकी का इस्तेमाल भविष्य में मंगल ग्रह अभियान में इस जानकारी के लिए किया जाएगा कि बेहद ठंडे इलाकों में जिंदगी की कितनी संभावनाएं हैं। लद्दाख से वापसी के बाद वहां से मिली बहुमूल्य जानकारियों के लिए शोधकर्ताओं की टीम को 21 अगस्त 2016 को ग्रेटर नोएडा की एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग में सम्मानित किया गया। 9 से 21 अगस्त तक चले इस वर्कशॉप का आयोजन नासा के स्पेसवर्ड बाउंड प्रोग्राम का हिस्सा था, जिसे नासा एम सेंटर ने लखनऊ के बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज के साथ मिलकर आयोजित किया था। नासा स्पेसवर्ड बाउंड प्रोग्राम एक शैक्षणिक कार्यक्रम है जिसे दुनिया के विभिन्न हिस्सों के शोध संस्थानों में आयोजित किया जा रहा है। इसका मकसद दुनिया की चरम परिस्थितियों वाले वातावरण में जिंदगी की संभावनाएं तलाशना है। दिन ब दिन ऊर्जा की बढ़ती खपत के बीच अक्षय ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है। इसके लिए जरूरी है कि इसके उत्पादन पर जोर दिया जाए और साथ ही इससे जुड़ी जानकारियों को लोगों तक पहुंचाया जाए। इसी उद्देश्य के साथ विज्ञान प्रसार और YMCA इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद द्वारा 6 दिवसीय एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में शिक्षकों और छात्रों के लिए अलग अलग सेशंस का आयोजन किया गया और उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई।
बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ दुनिया भर में ऊर्जा की खपत भी तेजी से बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि आज मनुष्य ने ऊर्जा के दूसरे संसाधनों की तरफ रुख कर लिया है, मसलन अक्षय ऊर्जा। लेकिन अक्षय ऊर्जा के उत्पादन और उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि इसके विज्ञान का प्रसार किया जाए। शिक्षकों से अच्छा माध्यम कुछ भी नहीं हो सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विज्ञान प्रसार और YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा 6 दिवसीय एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेमिनार्स और कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षकों को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में इस्तेमाल हो रही आधुनिक तकनीकों और इसके विस्तार के बारे में बताया गया, ताकि वो ये ज्ञान छात्रों तक पहुंचा सकें। जो कुछ हम पढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें जो नई एडवांसमेंट है अपने मतलब एक्टिविटीज़ में, अपनी रिसर्च में इन्वॉल्व करना होगा, तभी हम बेहतर तरीके से आने वाले बच्चों को पढ़ा पाएंगे। क्योंकि अगर हमने जो पढ़ा है उसी को लेके हम पढ़ाते रहेंगे तो ना हमारे बच्चे उतना अच्छे से चीज़ें सीख पाएंगे और ना ही हम उनको बेहतर तरीके से सिखा पाएंगे। तो इसलिए ये फैकल्टी को उनका जो भी एजुकेशन है, जो भी उसको ब्रश अप करने के लिए एक तरीके से देखा जाए तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कम वर्कशॉप है। लाइट के सोर्सेज पर देखा जाए, लाइट की एफिशिएंसी देखी जाए, अब वैसे तो सोलर की एफिशिएंसी कम है, बट इसके यूजेज देखो कितने हैं, जो कि रिन्यूएबल सोर्स से आप अपने आप ही बना सकते हो, आपको कोई खर्च नहीं है, लो कॉस्ट है। इस वजह से मतलब इन चीज़ों को अवेयर कराना, हाउ टू प्रोसीड देम, हाउ टू डू दैट टाइप ऑफ थिंग, हाउ टू प्रिपेयर द PCB, दीज ऑल थिंग्स विल बी गाइडेड बाय द टीचर टू द स्टूडेंट. Without guidance they cannot do, and in order to spread the awareness among the students, then teacher should know what is going to be happen. वहीं छात्रों द्वारा विशेष रूप से विकसित की गई सोलर और रेडियो किट इस कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र रही और ऊर्जा से चलने वाली इस किट को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जहां बिजली न होने पर लाइट के तौर पर सोलर किट का इस्तेमाल किया जा सकता है। This solar kit, which is made by our students in this workshop, we are donating to one of the rural villages, which is adopted by the YMCA University. To continue with the technology and all, we have also made our kids to work upon, hands-on upon the radio kit. Now the second step ahead which kids will be going on is to come with the concept together. We are guiding them and motivating them to make a kit where radio and your solar works together, and we can then gift it to the people living in rural villages. इस किट को सौर ऊर्जा के द्वारा चार्ज किया जा सकता है। इसके साथ साथ ग्रामीण रेडियो का भी आनंद उठा सकते हैं। छात्रों के लिए आयोजित की गई कार्यशाला में उन्हें इन दोनों किट को बनाना सिखाया गया और साथ ही इसे विशेष रूप से एक गांव को भी समर्पित किया गया। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के द्वारा न सिर्फ अक्षय ऊर्जा बल्कि इसके विज्ञान को और भी बढ़ावा मिलेगा। क्या हो अगर हवा से पानी बनने लगे? जी हाँ, सुनने में अजीब जरूर है, लेकिन ऐसा कर दिखाया है इंजीनियरिंग के एक छात्र ने, जिसने ऐसी तकनीक विकसित की है जिसके जरिए हवा द्वारा 1 घंटे में 2 लीटर पानी तैयार किया जा सकता है और इसे पीने के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये तकनीक सौर ऊर्जा और सेंसर पर आधारित है। आइए जानते हैं कि ये तकनीक काम कैसे करती है। ठोस से तरल और तरल से गैस, पदार्थों के इस स्वरूप परिवर्तन से हम सब वाकिफ हैं। कई प्राकृतिक पदार्थों का स्वरूप परिवर्तन इसी विधि से होता है। इस प्रक्रिया में गैस के रूप में पानी यानी भाप दोबारा पानी में परिवर्तित होती है और बारिश होती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि गैस से पानी में परिवर्तन की घटना यांत्रिक विधि से की जा सकती है? जी हाँ, हैदराबाद के 22 वर्षीय इंजीनियरिंग के छात्र जवाद पटेल ने ड्यू ड्रॉप के नाम से ऐसी ही एक मशीन विकसित की है। ड्यू ड्रॉप एक भाप को पानी में बदलने वाली एक ऑटोमेटिक मशीन है, जिससे प्रति घंटे करीब 2 लीटर पानी बन सकता है। The mechanism I'm using is totally different from them. I'm using the Peltier effect in collaboration with the Thomson.
and using some laws of the thermodynamics, there is no harmful effect of that because it's just a simple electricity to produce the hot and warm conditions to convert the water. खास बात है कि ये मशीन सौर ऊर्जा से चलती है। इसमें एक कंप्यूटरीकृत सेंसर लगा होता है जो बताता है कि हवा में कितनी आर्द्रता है। इस मशीन में सौर बिजली के जरिए गर्म और ठंडी परिस्थितियां पैदा कर हवा की आर्द्रता को पीने के साफ पानी के रूप में परिवर्तित किया जाता है। हालांकि आर्द्र हवा से पहले भी पानी पैदा की जा चुकी है, लेकिन ड्यू ड्रॉप की खासियत है कि ये पूरी तरह जीवाणु रहित पीने का पानी पैदा करता है। इस प्रोजेक्ट को अटल इनोवेशन मिशन और स्वरोजगार योजना से जोड़ने की याचिका दायर की गई है, जिससे देश में पीने के पानी की समस्या का काफी हद तक निदान किया जा सके। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे वापस विज्ञान की और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया में चल रही वैज्ञानिक हलचलों को जानने के लिए आइए देखते हैं साइंस एक्सप्रेस। नासा ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि साल 2016 के पहले 6 महीनों में तापमान बढ़ोतरी ने कीर्तिमान बनाया, जिसकी वजह से आर्कटिक पर बर्फ तेज रफ्तार से पिघली है। सूत्रों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते तापमान की वजह से आर्कटिक समुद्र में पहले की तुलना में जल्द बर्फ पिघली है। शोधकर्ताओं ने भविष्यवाणी की है कि ये सैटेलाइट रिकॉर्ड में न्यूनतम समुद्री बर्फ का साल रहेगा। सबसे ज्यादा कमी मध्य सितंबर में दर्ज की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के दूसरे हिस्सों की तुलना में आर्कटिक दोगुनी रफ्तार से गर्म हो रहा है। तकनीकी की दुनिया में पेनिसिलिन से लेकर चीज फंजाई तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सिलसिले में बेकार हो चुके लिथियम आयन बैटरी को कम कीमत में दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाने की तकनीकी विकसित की गई है। ये शोध यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा में किया गया, जिसमें प्राकृतिक रूप से उत्पन्न फंजाई का इस्तेमाल बेकार पड़ी बैटरियों के भरमार से कोबाल्ट और लिथियम निकालने के लिए किया जा सकता है। इस तकनीक में 3 तरह के फंजाई का इस्तेमाल किया गया है: एस्परजिलस निगर, पेनिसिलियम सिम्प्लिसिसिमम और पेनिसिलियम ट्राइजोजीनम। ये फंजाई बेकार वस्तुओं से धातु अलग करने में सक्षम है। इस प्रक्रिया में पहले बैटरियों को तोड़ा जाता है, फिर कैथोड को अलग कर फंजाई के संपर्क में लाया जाता है। ये फंजाई ऑर्गेनिक एसिड पैदा करते हैं जो धातु को अलग कर देता है। एक दिलचस्प वाकये में फिलीपींस में अधिकारियों ने 34 किलो का मोती बरामद किया है, जिसे प्राकृतिक रूप से पैदा दुनिया का सबसे बड़ा मोती माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये मोती 10 साल पहले एक मछुआरे को मिला था, जिसे इसकी कीमत नहीं मालूम थी और वो इसे अपने सौभाग्य का प्रतीक मानता था। ओलंपिक का रोमांच खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे पास एक और मौका है खेल का आनंद उठाने का, और वो है निःशक्त लोगों के लिए आयोजित एक खेल। जी हाँ, तकनीक ने आज सब कुछ संभव कर दिया है, जिसकी वजह से आज ऐसे लोग भी खेल का हिस्सा बन सकते हैं जो शारीरिक रूप से निःशक्त हैं। लेकिन वो तकनीक क्या है और ये काम कैसे करती है, इसी पर चर्चा करेंगे आज के अपने सेगमेंट खोज खबर में। ओलंपिक जैसा विश्व स्तरीय आयोजन एक ऐसा मंच है जहां हर खिलाड़ी को अपने हुनर के साथ अपने जुझारू व्यक्तित्व का परिचय देना होता है। दिलचस्प बात यह है कि ओलंपिक के समांतर एक और खास खेल प्रतियोगिता चल रही थी जो मानवीय चतुराई और तकनीकी पर आधारित थी। 50 लाख यूरो वाले इस इनामी प्रतियोगिता का नाम है साइबाथलॉन।
ये प्रतियोगिता इस वजह से भी खास थी क्योंकि ये सिर्फ खेल प्रतियोगिता नहीं थी। साइबाथलॉन की टीमों में दुनिया के कुछ मशहूर इंजीनियर और वैज्ञानिक भी शामिल थे, जिन्होंने खास लोगों के लिए खास तकनीकी तैयार की थी। साइबाथलॉन प्रतियोगिता को 6 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें संचालन की जिम्मेदारी आधुनिक तकनीकी से सुसज्जित दिव्यांगों के हाथों में थी। साइबाथलॉन का पहला और शायद सबसे दिलचस्प वर्ग था ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस रेस। इन प्रतिभागियों को विशेष रूप से तैयार की गई टोपी पहनाई गई थी। इस टोपी में इलेक्ट्रोड्स लगे थे, जो दिमाग से सिग्नल लेकर विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर गेम को संचालित करते थे। खिलाड़ियों को वर्चुअल अवतार को सही वक्त पर सही सिग्नल देना होता था, ताकि वो बाधाएं पार कर सकें और अपनी रफ्तार बढ़ा सकें। गलत सिग्नल की वजह से वर्चुअल अवतार की गति धीमी हो जाती और वो हादसे का शिकार भी हो सकते थे। यही है वो दिलचस्प खेल जिसे दिमागी सोच के जरिए खिलाड़ी खेलते हैं। प्रतियोगिता में दूसरा वर्ग था फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन बाइक रेस। ये एक ऐसा खेल है जिसमें शरीर के लकवाग्रस्त हिस्सों की त्वचा पर इलेक्ट्रोड्स लगाया जाता है और उसमें धीमा करंट दिया जाता है, जिससे मांसपेशियों में हरकत पैदा होती है। ये खेल उन खिलाड़ियों के लिए है जिनकी रीढ़ की हड्डी में चोट की वजह से दिमाग से पैरों तक जाने वाले सिग्नल टूट जाते हैं और वो अपने पाँव नहीं हिला पाते। इस खेल के संचालकों को बिना मोटर वाली बाइक चलाने की इजाजत थी, लिहाजा पैदल चलाने के लिए विशेष कंट्रोल उपकरण का इस्तेमाल किया गया था। टीम को मांसपेशियों में उतनी ही हरकत पैदा करनी होती थी जिससे संचालक की मांसपेशियां जल्द ना थकें और वो रेस पूरी कर सके। प्रतियोगिता का तीसरा वर्ग था पावर्ड आर्म प्रोस्थेसिस रेस। इस प्रतियोगिता में उन खिलाड़ियों को समांतर ट्रैक पर उपकरण की मदद से 6 काम निपटाने होते थे। उनके सामने उतनी ही ताकत उत्पन्न करने की चुनौती होती थी जो मन मुताबिक हो। ये उपकरण वजन में हल्के और आरामदेह होते हैं। इन तकनीकी उपकरणों में उन्नत किस्म के कंप्यूटर एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया गया है जो मांसपेशियों और दिमाग के सिग्नल को समझ सकें और उन्हें इस बात का भी पहले से ही आभास हो जाए कि खिलाड़ी अपने हाथों से क्या करना चाहता है। चौथे वर्ग का पावर्ड लेग प्रोस्थेसिस रेस भी कुछ इसी तरह का है, जिसमें पैरों का निचला हिस्सा डिजाइन किया जाता है ताकि खिलाड़ी आसानी से सीढ़ियां चढ़ सके और ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चल सके। पांचवा वर्ग था पावर्ड एक्सोस्केलेटन रेस। इस तकनीकी पर आधारित उपकरण विज्ञान पर आधारित काल्पनिक फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की तरह हैं। इस खेल के प्रतियोगी पैरों से लाचार थे, जिन्हें कम से कम वक्त में रोजमर्रा के 6 काम निपटाने होते थे। इस तकनीकी में आरामदेह और कुशल एक्सोस्केलेटन होते हैं जो खिलाड़ियों को रोजमर्रा के कामकाज निपटाने में मदद करते हैं। पूरी प्रतियोगिता में पहियों पर आधारित उपकरणों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं थी और सिर्फ वैसे उपकरण ही इस्तेमाल किए जा सकते थे जिन्हें मांसपेशियों और दिमाग के जरिए संचालित किया जा सकता था। साइबाथलॉन का अंतिम वर्ग था पावर्ड व्हीलचेयर रेस। ये प्रतियोगिता वैसे लोगों के लिए थी जो रीढ़ की हड्डी में चोट, पैरों के कटने या ऐसी बीमारी से ग्रस्त थे जिसकी वजह से वो घूम नहीं सकते थे। इस प्रतियोगिता में वैसे व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया गया जिन्हें जॉयस्टिक, टंग ड्राइव्स और टच पैड जैसी तकनीकी से संचालित किया जा सकता था। इनके जरिए खिलाड़ियों को कम से कम समय में 6 काम पूरे करने होते थे। जाहिर है, साइबाथलॉन दूसरे खेलों से बिल्कुल भिन्न है, जिसमें तकनीकी और मानवीय गुणों का समन्वय होता है। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का एपिसोड भी पसंद आया होगा। ज़रूर बताइए हमें, और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है news@vigyanprasar.gov.in या आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में विज्ञान और तकनीक की कुछ और ताज़ा हलचलों के साथ। तब तक देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।